अब बच्चों, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि हरारती फैलाव के क्या असरात हैं हमारी जिंदगी में, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? बोलो भाई। अच्छा, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स? ये दिखा रहे हैं आपको, जो रेल की पटरी है इसके अंदर ये गैप क्यों रखे जाते हैं? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डैमेजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ये गैप्स रखे जाते हैं। जब गर्मी आएगी तो ये रेलवे के ट्रैक्स हैं, मेरे ख्याल में मैंने यहाँ एक पिक्चर डाली थी, नहीं है, तो रेल के ट्रैक टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपैंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलती, तो रेलवे की पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे सांप नहीं होता वैसे रेलवे के ट्रैक्स जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, उतनी देर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिजेस। अब गौर से सुनना, जो सॉलिड्स का फैलाव है वो क्या कर सकता है, वो ब्रिजेस को मतलब पुलों को नुकसान पहुंचा सकता है, तोड़ सकता है, रेलवे ट्रैक्स को, एंड रोड्स एज दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि वो मुसलसल दर्जाए हरारत की तब्दीलियों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू, ठीक है, या उन्हें सामना करना पड़ता है। दे आर सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट चेंजेस इन द टेम्परेचर। सर्दी है रोड ठंडा हो गया, गर्मी है रोड गर्म हो गया, कॉन्स्टेंटली उनको जो मौसमी तब्दीली है उनका सामना करना पड़ता है। सो प्रोविजन इज मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद द टेम्परेचर। प्रोविजन का क्या मतलब है? मतलब गैप मुहैया करना। प्रोविजन आर मेड, प्रॉब्लम किसी को तो फिर हम खाली जगह छोड़ते हैं। आर मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तामीर के दौरान, फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, किसके लिए? फैलाव और सकड़ाव के लिए, विद टेम्परेचर दर्जा है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स जो है बर्स्ट आउट ऑन ए हॉट समर डे ड्यू टू द एक्सपेंशन इफ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन द सेक्शंस। अगर सेक्शंस के दरमियान में आप गैप नहीं रखेंगे तो ये देख टेढ़े मेढ़े हो गए ट्रैक्स या नहीं? ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये अब आपको बहुत सारे ट्रैक्स यहाँ पे दिखेंगे जो कि टेढ़े मेढ़े। ये देख रेल की पटरी क्या हो गई है, यहाँ पे गैप नहीं दिए गए तो रेल की पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? तो ये जनाब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्स्ट आउट का मतलब क्या? जैसे मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। जैसे बाकी लोगों का जो पेट बाहर निकला होता है, बर्स्ट आउट बेली, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ पेट। तो बर्स्ट आउट ऑन ए हॉट डे, जो रेलवे ट्रैक्स है बाहर की जाने मुड़ जाते हैं एक हॉट समर डे, एक जो बहुत ही गर्म दिन होता है गर्मियों का, ड्यू टू द एक्सपेंशन, किसकी वजह से? फैलाव की वजह से। इफ द गैप्स आर नॉट लेफ्ट, अगर गैप ना रखे जाए इन बिटवीन द सेक्शंस, टुकड़ों के दरमियान में ट्रैक के। ब्रिजेस मेड अप ऑफ स्टील गर्डर्स, वो ब्रिजेस जो किससे बनाए जाते हैं? स्टील के गर्डर से बनाए जाते हैं, तो उनके दरमियान में भी गैप रखे जाते हैं। और ब्रिज का एक सिरा जो होता है उससे हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे को कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और उनको किस पे? रोलर्स पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब जब गर्मी आएगी तो ब्रिज एक्सपैंड करेगा, रोलर्स घूमकर ब्रिज को आगे ले जाएंगे। समझ आया? तो इस तरह ये घिसके नहीं जाएगा, बल्कि जैसे ये रोलर क्या हुआ, आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें चेंज कर दिया? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से डैमेजेस होने थे वो बच जाते हैं रोलर्स की वजह से। अब बात समझ आई नहीं है? तो जनाबी अली वो ब्रिजेस जो स्टील गर्डर्स की वजह से बने हुए होते हैं, आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द नाइट, वो दिन के वक्त फैल जाते हैं और रात के वक्त सुकड़ जाते हैं। दे विल बेंड, वो क्या हो जाए? मुड़ जाए
इफ दियर एंड्स आर फिक्स्ड, अगर उनके दोनों सिरे के कर दिए जाए, फिक्स कर दिए जाए, तो या तो पुली टूट जाए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टूट जाएगा, समझ आ नहीं है, तो दे विल बेंड, ठीक है, और दे विल डैमेज द ब्रिज इफ देयर एंड्स आर फिक्स्ड टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन। समझ आया? बस सादा सी बात ये है, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द, ये कहना ना वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स, तो आपने कहना गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बस, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द damages due to thermal expansion. To know the thermal expansion, one end is fixed while the other end of the girder rests, वो पड़ा हुआ होता है on the rollers, किस पे? rollers पे, in the gap, जो gap में होते हैं, left for the expansion, जो कि expansion के लिए दिया जाता है या छोड़ा जाता है। overhead transmission, ये देख रहे हो, overhead transmission lines are also given a certain amount of sag. sag का मतलब क्या होता है? हम इनमें झुकाव देख रहे हो या नहीं? तो सैग का मतलब खम देना, थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाता है, खमीदा झुकाना, थोड़ा सा लटका दिया जाता है, थोड़ा सा उनको लूज रखा जाता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू अवॉइड द डैमेजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर आल्सो गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर्स विदाउट स्नैपिंग, ठीक है, ताकि वो सर्दियों में सुकड़ सके बगैर क्या किए? स्नैपिंग का मतलब क्या? बोलते नहीं, बगैर टूटे, ठीक है, स्नैप का मतलब विदाउट रप्चरिंग, प्रॉब्लम किसी को, तो अदरवाइज वो खंभों को भी फिर खींचेंगी ना। So applications of thermal expansion in our daily life जी, ये थे consequences of thermal expansion के हमारी जिंदगी में फिर हमें किन किन हालात का सामना करना पड़ता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब अल्लाह वालों बात और से सुनना, थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। थर्मल एक्सपेंशन को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर यूज करके टेम्परेचर मेजर करते नहीं करते? तो थर्मामीटर थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है। टू ओपन द कैप ऑफ बोतल, ये दूसरा यूज है, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना। टू ओपन द कैप ऑफ बोतल दैट इज टाइट एनफ, ठीक है, समझ आया नहीं यार? इमर्स इट इन द, आप सिर्फ कहना टू ओपन द कैप ऑफ द बोतल दैट इज टाइट एनफ ड्यू टू द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने क्या करना, इमर्स इट, उस बोतल को डुबो दीजिए इन द हॉट वाटर, गर्म पानी में, फॉर ए मिनट और सो, या इससे कुछ ज्यादा। मेटल कैप एक्सपैंड, जो मेटल का कैप होगा वो क्या करेगा, फैल जाएगा, ठीक है, एंड बिकम लूज ऑन हीटिंग, गर्म करने पे वो फैल जाएगा और वो क्या कर जाएगा, वो ढीला हो जाएगा। इट वुड नो बी इजी, अब ये आपके लिए आसान होगा, टू टर्न इट, का आप उसको कमाएं, टू ओपन, खोलने के लिए, समझ आ गया? ये तीसरा इस्तेमाल है, टू ज्वाइन स्टील प्लेट्स, ये देख रहे हैं, स्टील की प्लेट्स देख रहे हैं, इनके अंदर सुराख करके ना ये मेंखे गर्म करके इनके अंदर डी जाती है, ठीक है, गर्म मेंखे, ठीक है। तो टू ज्वाइन द स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर रेड हॉट रिविट्स, ठीक है, रेड हॉट रिविट्स का मतलब क्या, सुर्ख गरम, रिविट्स का मतलब क्या होता है, मेंखे या कील, और फोर्स्ड थ्रू द होल्स, उनको गुजारा जाता है किन से, होल्स के अंदर से, वो सुन रहे हो, सुराखों के अंदर से, इन द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर नंबर 8.18 ए। द एंड ऑफ द हॉट रिविट इज देन हैमर्ड, जो ये सिरा होता है ना, इसको थोड़ी के साथ क्या कर दिया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है आगे से, ऐसे ही है, जब ठोकते तो ये चौड़ा हो जाता है आगे से, जैसे देखें, जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर हो जाता, समझ आए? अब जब आप उसको टूरी जो ठोक ठोक के आगे से क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, उसको फ्लैट कर देते हैं आगे से, तो बच्चे क्या होता है, अब उसने पकड़ तो लिया स्टील की प्लेट को, अब जब वो ठंडा होगा मजीद सुकड़ेगा, तो मजीद सुकड़ के उसको और मजबूती से पकड़ लेता है। आपने पहले उसको थोड़ी से ठोक के क्या कर दिया, ऊपर से चिपटा कर दिया, फ्लैट कर दिया, उसने पकड़ तो लिया, ठोका आपने तो उसने पकड़ लिया उस टाइम में, अब जब ये ठंडा होगा तो मजीद सुकड़ने पे ज्यादा मजबूती से पकड़ लेगा उसको। क्लियर हुआ? तो द एंड ऑफ द रिविट इज देन हैमर्ड, ऑन कूलिंग द रिविट कॉन्ट्रैक्ट, ठंडा होने पे वो जो रिविट है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड ब्रिंग द प्लेट्स टाइटली ग्रिप्ड, जो प्लेट्स होंगी उनको मजबूती के साथ, उनके अंदर एक मजबूत पकड़ लेंगे। क्लियर हुआ? तो रिविट भी देख लें,
ये मेंक कहते हैं, कील कहते हैं, ठीक है, दो नोक की मेंक, दोनों सिरों पे नोक। आगे चले या नहीं? उसके बाद आयरन रिम्स आर फिक्स्ड, ये सारे इसके यूजेस हैं, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, याद करने में आसानी होगी। आयरन रिम्स आर फिक्स्ड, क्या किया जाता है? लोहे का एक क्या होता है? रिम होता है, और से सुनना, ये लकड़ी का एक चक्का होता है, सुन रहे हो? उसके ऊपर एक लोहे का रिम चढ़ा है, कभी तांगा देखा? उसका मैंने मेरे साथ आगे एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था, मैं यहाँ का चक्का बना के ना इस तरह का, उसके अंदर डंडे होते हैं, नहीं होते हैं ना, तो एक इसके ऊपर लोहे का एक छल्ला चढ़ाया जाता है, चक्का जिसे हम कहते हैं। उस चक्के को क्या, वो इसका साइज इससे छोटा होता है, ये जो लकड़ी का है ना ये चक्का, इसका साइज क्या होता है? बड़ा, और रिम का साइज क्या होता है? जो लोहे का रिम है उसका छोटा। अब इस रिम को किया जाता है हीट, तो ये गर्म होकर क्या कर जाता है? एक्सपैंड कर जाता है, और इसका साइज इससे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फिर इस हॉट रेड हॉट रिम को इस लकड़ी के चक्के पे चढ़ाकर ऊपर से पानी डाल दिया जाता है। समझे हो कि नहीं समझे? ये वो कह रहे हैं कि आयरन रिम्स, लोहे के जो चक्के हैं, आर फिक्स्ड ऑन द वुडन व्हील्स, लकड़ी के किन पे? व्हील्स पे। व्हील किसे कहते हैं? टायर वगैरह, ठीक है। ऑफ कार्ट्स, किसके? चक्कड़ों के। आयरन रिम्स आर हीटेड, उनको गर्म किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन अलाउज देम टू स्लिप ओवर द वुडन व्हील्स, जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो उनको इस काबिल बना देती है कि वो व्हील के ऊपर फिसल कर चढ़ जाए, ठीक है। वाटर इज पोर्ड ऑन इट, उस पर पानी डाला जाता है टू कूल, उसको ठंडा करने के लिए। द रिम कॉन्ट्रैक्ट्स, रिम क्या हो जाएगा? सुकड़ेगा, एंड बिकम्स टाइट, ठीक है, बिकम्स टाइट ओवर द व्हील, और वो जो चक्का होता है, जो व्हील होता है, उसको मजबूती से पकड़ लेता है। समझ आया नहीं है? और फिर उसके ऊपर से उतरता नहीं। तो कितने यूजेस देखे? पहला बात, थर्मामीटर में हम थर्मल एक्सपेंशन यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। दूसरी चीज, इन ऑर्डर टू ओपन द मेटल कैप्स ऑफ द बोटल्स, ठीक है, that are tight due to the contraction, यही है। तीसरा क्या? इन ऑर्डर टू ज्वाइन द स्टील प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ रिविट्स, हॉट रेड हॉट रिविट्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद इन ऑर्डर टू फिक्स द आयरन रिम्स ऑन द वुडन व्हील्स, थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड। हम थर्मली उनको हीट करते हैं और वो एक्सपैंड करके उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर उनको हम ठंडा करते हैं तो उसको वो पक्का पकड़ लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जी, डेफिनेशन आपको पता है, द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। हाउ डज हीटिंग इफेक्ट्स मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस? जो हीटिंग है, इससे गैस के मॉलिक्यूल्स की इमोशन पे क्या असर, मोशन पे क्या असर पड़ता है, सॉरी, उनकी हरकत। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। आप जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स वाइब्रेट विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? बच्चे मेरे से यहां से गलती हुई है, सवाल में मुझे क्या डालना चाहिए था? गैस नहीं, यहां पे क्या डालना चाहिए था? सॉलिड्स, ठीक है। Linear expansion in solid, the expansion produced in the length of an object on heating is called linear expansion. सुन रहे हो? The expansion produced in an object only in one dimension on heating is called linear expansion. Linear expansion depends upon three factors, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला फैक्टर है उसकी ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल जो कि अल्फा और बीटा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ a body for 1 degree change in the temperature is called its coefficient of linear expansion. Bimetallic strip, ठीक है। चलो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी पढ़ लेंगे। The expansion produced in the volume of an object on heating is called volumetric expansion, ठीक है। The change in volume of a 3-dimensional change in the, याद आया? The change in the size of an object in 3 dimensions on heating is called volumetric or cubical expansion. फैक्टर्स इफेक्टिंग द वॉल्यूमेट्रिक, तीन ही फैक्टर, द ओरिजिनल वॉल्यूम है, चेंज इन टेम्परेचर है, और लास्ट में क्या? मटेरियल ऑफ द या नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेफिनेशन यही है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 1 डिग्री केल्विन चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस फॉर 1 डिग्री केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स? गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रिजेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द डैमेजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अल्लाह वालों, यहां तक हो गया। आगे चलें। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? इस्त्री के ऊपर एक स्विच लगा हुआ होता है, आप कहते हैं 3 पे रख के, जैसे टेम्परेचर उससे आगे बढ़ता है तो इस्त्री बंद हो जाती है। इसमें कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं? तो बायमेटालिक स्ट्रिप असल में उसमें यूज होती है। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? गौर से सुने। इसमें पता क्या होता है, दो नीचे देखें, दो डिफरेंट मटेरियल्स की स्ट्रिप्स को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। नीचे ब्रास है, ऊपर क्या आयरन। समझ आ गया? अब मजे की बात देखिए कि ब्रास का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है, और स्टील का देखें, ब्रास का ज्यादा है और स्टील का क्या है, कम है। अब जब दोनों को हम सेम टेम्परेचर देंगे, दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज लाएंगे, तो जो ब्रास है वो ज्यादा फैलेगी और जो लोहा है वो क्या करेगा, स्टील कम फैलेगा। अब जो चीज कम फैलती है वो दूसरी को पीछे खींचेगी या आगे खींचेगी? देखें, दो स्ट्रिप्स हैं, क्लियर? नीचे वाली स्ट्रिप अगर कम फैलती है तो ये क्या करेगी, जो ज्यादा फैल रही है उसको पीछे खींचेगी ना। सुन रहे हो? नीचे अगर मैं नीचे स्टील लगा दूं या आयरन लगा दूं और ऊपर ब्रास लगा दूं, सुन रहे हो, तो ब्रास ज्यादा फैलता है। अब ब्रास ने तो फैलना ही फैलना है और लोहा कम फैलता है, तो ये क्या करेगा, नीचे को बेंड कर जाएगा यूं करके। समझ आ नहीं है? इस तरह ऊपर वाला मटेरियल जो है उसको फैलने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगी और नीचे वाले को तो इस तरह ये पतरी मुड़ जाएगी यूं करके। समझ आ नहीं है? इससे क्या होता है कि नीचे वाला मटेरियल जो है वो कम फैलता है और ऊपर वाला क्या करता है, ज्यादा फैलता है। आपको कुछ बात समझ आई नहीं है? अब असल में पता क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है वापस ये चीज जब फैली ज्यादा थी, सुकड़ेगी भी ज्यादा, तो ये वापस जब सुकड़ती है, लोहा कम सुकड़ता है, ये वापस इसको सीधा कर देती है, दोनों सीधे हो जाते हैं। अब असल में जब टेम्परेचर कम होता है तो देखें बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, इसके दरम्यान में आपकी कॉइल है, किसकी, इस्त्री की या किसी और चीज की। और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? यहां से बच्चे गौर से सुनना, ये पीछे से तार आ रही है, ये लाइव तार है और ये कौन सी तार है, न्यूट्रल वायर। इससे करंट आएगा और इससे करंट जाएगा। समझ आया? सर्किट कंप्लीट होगा। अब जब टेम्परेचर जो है इस कॉइल का एक खास हद से बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है एक खास हद से, तो बायमेटालिक स्ट्रिप क्या करती है, बेंड होके वो जो लिंक होता है इसका किसके साथ, कॉइल के साथ। समझ आया? ये इसको तोड़ देती है। मेरी बात नहीं समझे आप? तो करंट गुजरना बंद हो जाता है। अब फिर ये ठंडा होगी। समझ आया नहीं यार? उतनी देर में बायमेटालिक स्ट्रिप भी सीधी हो जाती है, फिर वो उसको गर्म करना शुरू कर देती है। जैसे टेम्परेचर स्पेसिफिक रेंज तक पहुंचता है ये फिर बेंड कर जाती है और उसको ठंडा होने देती है। जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है ये फिर सीधी हो जाती है और लग जाती है। तो इस तरह वो टेम्परेचर क्या करती है, कंट्रोल करती है। समझ आ गया? थर्मल एक्सपेंशन दो डिफरेंट मटेरियल्स की जो है ना, वो इस पतरी को, क्योंकि एक्सपेंशन डिफरेंट है तो इसको बेंड करेगी, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर सीधी हो जाएगी। डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन इसमें यूज होती है। ये भाई अब आप इसको पढ़ लें, इसका प्रिंसिपल क्या, बायमेटालिक स्ट्रिप ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स सच एज ब्रास एंड आयरन joined together as shown in the figure number 18.9. On heating the strip, brass expands more than the iron. ऐसा ही है। ये है प्रिंसिपल। This unequal expansion causes bending of the strip as shown in the figure. ये देख रहे हो या नहीं? और नजर आ रहा है? अच्छा, ये अब जरा कहते हैं बायमेटालिक स्ट्रिप आप ब्रास एंड आयरन, ये आपको दिखाइए ए में। बी क्या है, बेंडिंग ऑफ द ब्रास आयरन बायमेटालिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर थर्मल। ये क्यों बेंड करती है, बिकॉज दियर थर्मल। देखें ब्रास ज्यादा, देखें ब्रास नीचे था ना और आयरन ऊपर था, तो जो कम फैलता वो उसकी जानब मुड़ जाता है। तो इस तरह ब्रास को फैलने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाती है और आयरन को कम मिलती है। क्योंकि अंदर वाले देखें एक सर्कुलर ट्रैक बना ना, अंदर वाले सर्कल का रेडियस छोटा होता है और बाहर वाले का रेडियस क्या होता है, तो इसलिए उसको फैलने के लिए ज्यादा बाउंड्री मिल जाती है।
बायमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड, अब ये इनके यूजेस हैं बस। बायमेटालिक स्ट्रिप पहली बात तो होती है कि उसकी डेफिनेशन दे देनी है और वो किस उसूल पे काम करती है। अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स इज यूज्ड इन द बायमेटालिक स्ट्रिप दैट बेंड्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन दोनों को याद रखना आपने, पहली शक्ल का भी बताना है और दूसरे का भी बता देना। अब जरा इधर देखें, ये है बायमेटालिक स्ट्रिप, समझे नहीं समझे? ये करंट फ्रॉम द सप्लाई आ रहा है यहां से, क्लियर हो गया? और सुन रहे हो, ये पीछे आपका बटन लगा हुआ कंट्रोल नाब, आप इसको ढीला करेंगे तो ये पीछे हो जाएगी पथरी, आप इसको कसेंगे तो पथरी आगे हो जाएगी। समझ आया नहीं यार? अब ये ब्रास लगा हुआ है, ब्रास से करंट पास होता है और ये आगे आपकी कॉइल है जिसको उसने क्या करना, हीट करना और करंट ने यहां से वापस चला जाना। जैसे ही टेम्परेचर एक खास हद से बढ़ता है इन दोनों का, तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, ये लिंक टूट जाता है, ये कॉन्टेक्ट, तो करंट इस कॉइल से फ्लो करना, हाँ राजी अल्लाह हाफिज़, करंट इस कॉइल से फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, और ये ठंडी होती है। जैसे ये टेम्परेचर कम होता है तो उस वक्त तक ये बायमेटालिक स्ट्रिप सीधी होकर फिर जुड़ जाती है, फिर इसको हीटिंग शुरू हो जाती है। समझ आ नहीं है? तो इस तरह जो हीटिंग है वो, ये कॉइल की जो हीटिंग है वो कंट्रोल्ड हीटिंग होती है। क्लियर हो गया? बायमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बायमेटालिक कौन सा? Thermometers are used to measure the temperature, especially in furnaces and ovens. अब मेरी बात गौर से सुनना, बात बड़ी मजे की है। देखें अब अल्लाह वालों, ये अगर मेरे पास जो बायमेटालिक स्ट्रिप है, मैं क्या करूं, ये मेरे पास एक स्ट्रेट बायमेटालिक स्ट्रिप है, मैंने क्या किया, जहां पे ये खड़ी है वहां पे मैंने लिख दिया 0। ठीक है, इधर आयरन है और इधर ब्रास है। जब ये गर्म होगी तो क्या करेगी, इधर को बेंड करेगी ना, जो बेंड करती है तो ऐसे सर्कल में बेंड करेगी ना। मैंने उस सर्कुलर ट्रैक पे पता क्या लिखा हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड होके जिस के सामने जाएगी आपको टेम्परेचर बताएगी। अब भी नहीं समझे, बेंड करेगी ना, तो फिर जिस पॉइंट के सामने होगी आपको टेम्परेचर बताएगी। इस तरह हम इससे थर्मामीटर बना लेते हैं। तो बायमेटालिक थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेसेस, जो भट्टियां होती हैं बड़ी बड़ी, एंड ओवन्स और चूल्हों में। बायमेटालिक स्ट्रिप्स आर आल्सो यूज्ड इन द थर्मोस्टेट्स। ये क्या होता है, थर्मोस्टेट is a switch that is used to keep the temperature of a system constant. ठीक है, तो ये खुद कार स्विच होता है, ऑटोमेटिक स्विच that is used to control the temperature, that is used to maintain the temperature or keep the temperature. Bimetallic strips are also used in the thermostats. Bimetallic thermostat switch such as shown in the figure, ये स्विच है, ये thermostat है असल में, तो ये स्विच होता है as shown in the figure 8.20 is used to control the temperature of heater coil in the electrical iron. ठीक है, उसी में समझो कि नहीं समझे? तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल हीटर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाला मैं पढ़ा चुका हूं। Consequences of thermal expansion, gaps are left in the railway tracks in order to avoid the damages due to thermal expansion. During the construction of bridges, ठीक है, one end, not on end. कौन सा end? One end of the bridge or the beam is fixed and the other end is left free on the rollers. Clear हो गया? तो one end of the beam or the girder is placed on the rollers and the other end is fixed and the small gaps, ठीक है, and small gaps are left between the two beams and the girders in order to avoid the damages due to thermal expansion. Overhead transmission lines are given a certain amount of sag in order to avoid the damages due to thermal expansion. Applications of thermal expansion. Thermal expansion is used in our daily lives. किसमें? In thermometer. Thermal expansion is used in temperature measurements to open the cap of the bottle that is tight enough. ठीक है? We use the thermal expansion. ठीक है? Immerse it in the hot water for a minute. Metal cap expands and becomes loose. It would now be easy to turn it open due to the thermal expansion.
The thermal expansion is used to open the cap of a bottle which is tightened due to the thermal contraction. Bimetallic strip, the two strips of different metals joined together. ठीक है? The two strips of different metals joined together are called bimetallic strips. ठीक है? The two strips of different metals joined together are called bimetallic strip. ठीक है? या कंस्ट्रक्शन क्या है जी इसकी? bimetallic strip consists of two thin strips of the two different metals. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है bimetallic strip का? Unequal thermal expansion of different metals causes a bimetallic strip to bend. Uses क्या? Bimetallic thermometers are used to measure the temperature of the furnaces and the ovens. Bimetallic strips are also used in the thermostats. Thermostat क्या है? Automatic switch which is used to control the temperature of a device is called thermostat. Thermostats are used in the following devices: electrical iron, electrical ovens, refrigerators, air conditioners, fire alarms, etc. Comment का difference in the thermal expansion of two different metals causes the bimetallic strip to bend. ये प्रिंसिपल मसाला किसी को जी? अच्छा जनाब इसको देखें, बड़ी मजे की चीज है। वाटर ऑन कूलिंग, गौर से सुने, चीजें गर्म करने पे क्या करती हैं? गर्म करने पे फैलती हैं, ठंडा करने पे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज जरा पानी को भी देख लें। पानी क्या करता है जनाब? अच्छा, वाटर ऑन कूलिंग अप टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर भी कॉन्ट्रैक्ट ही करता है, समझ आया? लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पानी को गर्म करना शुरू करते तो पानी अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता पानी। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब अब आप बच्चों को पता, क्योंकि आप केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ चुके। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड in the ice, each oxygen atom is surrounded by 4 hydrogen atoms. बर्फ का एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस के स्ट्रक्चर में हर ऑक्सीजन एटम के गिर्द कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? 4। उनमें से 2 किसके जरिए से जुड़े होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से, H2O, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। और इस तरह जैसे हनीकॉम्ब नहीं देखा, हनीकॉम्ब शायद मक्खी का छत्ता, उस तरह की अरेंजमेंट बनती है मॉलिक्यूल्स की। किसमें? बर्फ। समझ आया नहीं है? तो जनाब अली ड्यू टू, अब देखें पानी के मॉलिक्यूल्स एक हद तक करीब आते हैं। अब जनाब एक ऑक्सीजन के गिर्द 4 हाइड्रोजन इकट्ठा करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स अब रोटेट करेंगे, नहीं समझ आया? तो रोटेशन तो नहीं होती, वो क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं और फिर अपने आप को सेट करते हैं उस अरेंजमेंट में। समझ आया नहीं है? तो 4 डिग्री तक पानी ठंडा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद पानी क्या करता है? एक्सपैंड करता है, वो अरेंजमेंट हासिल करने के लिए जो कि बर्फ में पानी की होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है? अब पढ़ लीजिए, वाटर ऑन कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बिगिंस टू एक्सपैंड अंटिल इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्सपैंड करेगा और उसके बाद वो जम जाएगा। इस तरह बर्फ की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किससे? पानी से। समझ आ गया? वो फैल जाती है। अब फैलने पे आपको मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? ऑन फर्दर कूलिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस सडनली as it changes into ice at 0 degree Celsius. When ice is cooled below 0 degree Celsius, फिर वो contract, it contracts, that is its volume decreases. लेकिन 4 से 0 तक पानी expand करता है, तो it contracts, that is its volume decreases like solids. This unusual expansion of water is called, बोलो spelling, ANOMASA
Anomalous. Anomalous. क्या पढ़ेंगे? Anomalous. Anomalous. एनोमिलस। एनोमिलस, एनोमिलस क्या होता है? अनोखा। ठीक है, समझ आया नहीं है? एनोमिलस बेकायदा, किसी कायदे के मुताबिक। कायदा तो ये है कि ठंडा करने पे सुकड़ना चाहिए, लेकिन ये कायदे से हट के अनोखा है। इट डेविएट्स फ्रॉम द जनरल और कॉमन ट्रेंड, इट इज डिफरेंट। नहीं समझ आया? सो समझ आ गया? Water on cooling below 4 degrees Celsius begins to expand until it reaches 0 degrees Celsius, and further cooling, its volume increases suddenly as it 4 degrees से नीचे, ठीक है? It changes into ice at 0 degrees Celsius. When the ice is cooled further, then it will contract, ठीक है? It contract that its volume decreases like the solids. This unusual expansion of water is called anomalous expansion of water. Clear हो गया? समझे हो? अब मैं जरा आपको थोड़ा सा ये भी समझा डालूं। बच्चे, एयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? 10 से क्या हुआ? 9 पे आया। जो सरफेस का वाटर था, अब नीचे से टेम्परेचर तो कम नहीं होता, जमीन का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा ना, नीचे वाली का टेम्परेचर तो ऊपर से हवा का चेंज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर 9 होगा, गौर से सुनना, सरफेस का वाटर ठंडा होगा, सुन रहे हो? और ठंडा होने पर उसकी वो सुखड़ेगा, और सुखड़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, वो वजनी हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और जो नीचे वाटर 10 डिग्री सेल्सियस वाला, क्योंकि वो तो उसके दरम्यान में सेपरेशन क्या ज्यादा है, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। गर्म है ना, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, वो हल्का होगा, ऊपर आ जाएगा। अब उसका टेम्परेचर 9 होगा, नीचे वाला का भी 9 है, ऊपर वाला का भी 9 है, अभी वो नीचे नहीं जाएगा। जैसे उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो कहाँ चला जाएगा? उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वो नीचे चला जाएगा। और नीचे 9 वाला, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है, वो एक्सपेंडेड है, ऊपर आ जाएगा। अब उसका टेम्परेचर 7 होगा। ये राम कहानी कहां तक चलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस तक। जब ऊपर के पानी का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, नीचे का भी, सारे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जनाब वाले, जैसे मजीद आप पानी को ठंडा करते हैं, तो ऊपर के जो सरफेस का पानी है वो क्या करता है? वो फैलता है। ठंडा होने पे तो सुखड़ना चाहिए था और वो नीचे जाता, लेकिन अब वो क्या करता है? फैलता है। जैसे ही वो फैलता है, उसकी डेंसिटी नीचे वाले पानी से क्या हो जाती है? कम। अब वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे। किसी मूवी में इस तरह की चीज देखिए, सरफेस का पानी जमा हुआ हो और वो, तो देखिए मूवी इस तरह की, ये जो आपके समंदर होते हैं ना, मैक्सिमम इनके ऊपर की सरफेस का पानी जम जाता है और नीचे पानी वैसे एज इट इज होता है, मछली नीचे जिंदा होती है। इंटरटेनमेंट मूवी जी, जिना फरमा कुत्ता होता है उसके अंदर एक, बस पहुंच जाओगे। तो गौर से सुनो, देखिएगा, तो जो सरफेस का वाटर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चे? कम। अब वो मजीद 3 से कहां पे गया? 4 से कहां पे गया? 3 पे। वो एक्सपैंड कर गया, अब वो नीचे नहीं जाएगा। 4 से 3 से 2 से 1, और टेम्परेचर कितना आ गया? 0। सरफेस का पानी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी, वो जम गया। क्या हो गया? सरफेस का पानी जम गया। और मजे की बात बताऊं, ये जो बर्फ होती है, ये होती है इंसुलेटर, इससे हीट फ्लो नहीं कर सकती, ये थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं देती, नॉन थर्मल कॉन्टैक्ट देती है। अब बाहर टेम्परेचर क्या है जी? -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये इंसुलेटर का काम करती है। नीचे वाले जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है, ये इसको मजीद जमने नहीं देती, इसके अंदर मछलियां फिर जिंदा रहती है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? इसलिए जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, उनकी सरफेस का पानी क्या हो जाता है? जम जाता है, लेकिन नीचे का पानी क्यों नहीं जमता? बिकॉज ऑफ द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगर अल्लाह ने ये ना रखी होती तो फिर क्या होता? सारा पानी जम जाता और मछलियां मर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर काम में। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने नीचे स्ट्रक्चर भी बना के आपको बता दिया। क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्सीजन इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। जो 2 हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, और 2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से इसके साथ कांटेक्ट होता है। और एक अब ये है असल चीज, पानी को आपने गर्म किया, ठंडा किया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। करते 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 कहाँ पे आया वॉल्यूम?
4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम में यहां पे पहुंच गया। अब जैसे ही आपने 4 से भी नीचे किया, अब वॉल्यूम नीचे नहीं जाएगा, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये जो रीजन में वॉल्यूम का फिर वापस मुड़कर ऊपर जाना है ना, पानी का एक्सपैंड करना है, इस वजह से सरफेस का पानी जम जाता है। दिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री टू 4 से 0 तक पानी एक्सपैंड करेगा। जब बर्फ जम जाएगी फिर पानी कॉन्ट्रैक्ट, फिर वॉल्यूम में डिक्रीज है। समझ आ नहीं है? तो 4 से 0 और 0 से, अब मजे की बात यह है, अगर हम उल्टा चलें 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप उसको 4 तक हीट करेंगे तो पानी को गर्म करने पे फैलना चाहिए, सुखड़ना चाहिए। तो 0 से 4 तक गर्म करने पे वो क्या करता है? क्या करेगा? गर्म नीचे आएगा ना, पानी सुखड़ेगा। समझ आया? और फिर फैलेगा। गर्म करने पे सुखड़ेगा 0 से 4 तक और फिर फैलेगा। समझ आ गया जनाब? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। यहां तक किसी को मसला हो तो पूछो, कोई मसला नहीं है। Thermal expansion of liquids. The molecules of liquids are free to move in all directions within the liquid. ऐसा ही है, क्योंकि उनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फ्री टू मूव होते हैं। On heating a liquid, the average amplitude of vibration of its molecule increases. जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। The molecule push each other and need more space to occupy. जब मॉलिक्यूल ज्यादा एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड क्या होता है? पेंडुलम का भी देखा, यहां पे रेस्ट पे होता है, आपने यहां खींचा, यहां लाके छोड़ दिया, तो ये यूं वाइब्रेट करता है। तो मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से कहां तक का फासला? एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया? तो जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर पहले वो इतना उसका एम्पलीट्यूड था मीन पोजीशन से, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे और ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ऑन हीटिंग अ लिक्विड द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर एंड नीड मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई, और फिर उनको जरूरत होती है, वो चाहते हैं ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना। इस तरह जो लिक्विड्स हम एक्सपैंड कर जाएंगे। दिस अकाउंट्स फॉर, ये जवाब देता है किसका? ठीक है, किसका? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड। तो बंदा पूछ ले व्हाई लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो ये जवाब देना है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव in all directions within the liquid. On heating a liquid, the average amplitude of vibration of its molecules increases. The molecules push each other and need more space to occupy. So this accounts for the, due to this reason, ठीक है, the expansion of liquids expand on heating. The thermal expansion in liquids is greater than that of solids. जो liquids हैं उनमें thermal expansion solids के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स के मुकाबले में होती है, वीक होती है, एक्सपेंशन ज्यादा होगी। तो द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज ग्रेटर देन द सॉलिड ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। बस ठीक है। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द सॉलिड्स। समझ आ गया? जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, और इनकी लीनियर तो नहीं कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक ही कहेंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स है वो ज्यादा होती है देन द सॉलिड्स। लिक्विड्स आल्सो liquids have no definite shape. ठीक है, आप here on a liquid always attains the shape of the container in which it is poured. अब liquids की जो shape है, वो बंदा पूछे why liquids do not have linear expansion, तो क्या जवाब दोगे? Because liquids do not have fixed shape. तो हम एक डायमेंशन में उनकी एक्सपेंशन मेजर ही नहीं कर सकते। सॉलिड्स की एक्सपेंशन हम एक डायमेंशन पे कैसे मेजर कर लेते? बिकॉज सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। Because solids have definite shape. So liquids have no definite shape of their own. A liquid attains the shape of the container in which it is poured, जिसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। Therefore, when a liquid is heated, जब आप एक लिक्विड को गर्म करेंगे, both liquid and the container undergo a change in their volume. तो इससे क्या होता है? अब जिस बर्तन में, गौर से सुनना, when a liquid is heated, the container and the liquid both undergo a change in their volume. जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को डाला हुआ है, पहले कंटेनर गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा। नहीं समझ आया? तो दोनों एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड भी एक्सपैंड करता है और कंटेनर भी। पहले कौन एक्सपैंड करेगा, लिक्विड या कंटेनर? तो फिर लिक्विड एक्सपैंड करेगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी बात आपको कितनी याद रहती है? Thus there are two types of thermal volumetric expansion for the liquids. एक होती है पेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन
और दूसरी होती है रियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कल पूछूंगा ये पैराग्राफ याद रखना, काम का है मेरे लिए। अब सिर्फ ये 2 स्लाइड्स हैं, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन डाले हैं, मेरे लिए सिर्फ अभी एक स्लाइड जो मैंने आपको समझाया, नथिंग मोर देन दिस। क्लियर है? एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। सो